गर्मी की एक शाम, रोज की तरह गांव के 3 लोग बैठे हैं कल्लू की चाय की दुकान पर। शाम का अड्डा कल्लू चाय के बिना जमती ही नहीं। रमेश भैया, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। सूरज भी हमसे पहले चला गया। कल्लू की चाय की दुकान पर बैठा एक युवक हंसते हुए बोला, कल्लू भाई क्या करें, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और दोस्तों की बातें दोनों धीरे पीनी चाहिए। और कैलाश भैया, आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे लग रहे हो। कुछ बातें हैं जो चाय से हल नहीं होती रमेश, मगर हाँ, चाय उन बातों को सुन सकती है। भैया, ये जो आप बोलते हो, क्या आप रात को सपना देख कर आते हो? नहीं, मैं सपनों में जाकर बातें सुनता हूँ, फिर लौटकर उन्हें चाय में मिलाकर पी लेता हूँ। रमेश ने टुकुर टुकुर देखा। कैलाश की यह शायराना बातें उसे अक्सर चकित करती थीं। इसी तरह बातों की महफिल सज रही थी। तभी एक धीमी आहट ने सबका ध्यान खींचा। गांव की तरफ से धूल उठाते हुए रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। चेहरे पर वर्षों का अनुभव, चाल में धीमापन, लेकिन नजरें स्थिर, जैसे कोई कहानी अपने पैरों से चलती चली आ रही हो। अरे शर्मा जी, नमस्ते। आइए आइए, बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। शर्मा जी आ गए, मतलब कोई कहानी जरूर निकलेगी शर्मा। अरे दोस्तों, चाय नहीं, आज मैं खुद ही एक चाय जैसी कहानी लेकर आया हूँ। कड़वी, मीठी और एकदम उबलती हुई। शर्मा जी, आप हमेशा अपने किस्सों में आधा सच और आधा रहस्य मिलाते हैं। आज भी वैसी ही कोई बात है क्या? शर्मा जी ने पास की बेंच पर बैठते हुए थैला रखा, आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, नहीं कैलाश, आज जो बताने आया हूँ वो केवल किस्सा नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। सन्नाटा छा गया। चाय की भाप में अब एक और धारा खुल रही थी, एक कहानी की जो वक्त के पार से आई थी। और शर्मा जी की आंखों में वह चमक आ गई जो सिर्फ एक लेखक की आंखों में होती है, जब वह अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हो, वो जो उसने सिर्फ जानी नहीं बल्कि जिया हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं जगदीशपुर नाम के एक छोटे गांव में शिक्षक था और जब मेरी जिंदगी में एक नाम था, मोहिनी। मोहिनी कौन थी? शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बस यही कहानी है। एक मुलाकात की जो कभी पूरी ना हो सकी, एक चाय की जो कभी पी नहीं गई और एक वादा जो श्मशान के किनारे आज भी मुझसे जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक मंदिर सी शांत हो गई। हवा अब गर्म नहीं, रहस्यमयी लगने लगी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में एक किस्से की आंच तेज हो गई थी। आंखें क्षितिज में कहीं दूर अटक गई, जैसे वे समय की नदी में वापस उतरने को तैयार हो। तो बात उन दिनों की है जब मैं जगदीशपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। नए गांव, नई जगह, लेकिन दिल में पुरानी यादें समेटे। मैंने सोचा था ये जिंदगी अब बस किताबों और बच्चों के बीच बीतेगी, लेकिन नियति ने मुझे मेरी ही स्मृतियों से एक बार फिर टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? हाँ, जैसे हर गांव में एक चुनाव आता है जिसने न केवल नेताओं को बल्कि रिश्तों को भी बांट दिया। मोहिनी का परिवार किसी दूसरे विचारधारा का था और हमारे परिवार ने भी उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। वो अचानक से दूसरे रामनगर, कोई अलविदा नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सुबह स्कूल आया और उसकी जगह खाली थी। उस काली बेंच पर मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज गई हो। हवा अब भी गर्म थी, लेकिन उसकी थपकियां एक गीली सी उदासी ले आई। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे आप गए? करीब 15 साल बाद एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। मेरा नाम बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, सूर्यकांत शर्मा जी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा निकाला। उस पर की स्याही अब धुंधली थी, किनारे झड़ चुके थे, लेकिन एक कोने पर अब भी साफ लिखा था, रामनगर। वह पत्र लिखा था। उसने लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में किसी से जानकारी मिली कि मैं जगदीशपुर में शिक्षक हूं। उसने अपने जीवन की कुछ बातें साझा की, कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वह अकेली रहती है। पर उसने यह नहीं लिखा कि वो मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ ये कि अगर कभी रामनगर आऊं तो मेरे घर की चौखट से लौटना मत। बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई। हर रविवार आता और मैं सोचता इस बार जाऊंगा, लेकिन स्कूल के काम, पिताजी की तबीयत और शायद दिल की डर ने रोक दिया। एक हल्की हवा चली, जैसे आसमान ने उस अतीत को सुन लिया। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत बटोरी,
सोचा बस बहुत हुआ, अब और देर ना करूं। मैं ट्रेन से निकला रामनगर की ओर। हाथ में वही पत्र था और दिल में 15 साल पुरानी एक धड़कन। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, नहरें सब जैसे उस बीते समय के साथी थे। ट्रेन से उतरकर सीधे घर गए क्या? नहीं, स्टेशन पर उतरकर पता चला कि रामनगर गांव तक अब कोई साधन नहीं मिलता शाम के बाद। दुकानदार ने बताया कि एक ही रास्ता है जो शमशान के पास से होकर जाता है। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गई। माहौल एकदम बदल गया था। चाय की भाप अब भय से कांपती सी लग रही थी। हाँ, दुकानदार ने चेतावनी दी थी। कहा था रात को उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई तुम्हें पुकारता है, कोई पास चलता है लेकिन दिखता नहीं। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, मोहिनी की। फिर तक कोई कुछ नहीं बोला तो मैं चल पड़ा पैदल। डर लगा था बहुत। श्मशान का रास्ता रात में, आपको डर नहीं लगा? लेकिन उस डर से बड़ा मेरा पछतावा था। अगर मैं नहीं, शायद यह कहानी कभी पूरी नहीं होगी। और जब कोई अधूरी कहानी किसी लेखक के पास रह जाती है तो वह उसे जिंदगी भर काटती रहती है। अब सबके चेहरे गंभीर थे। आंखें शर्मा जी की तरफ खड़ी थी, जैसे वे कोई भूत नहीं, एक गूढ़ आत्मा की कथा सुन रहे हों। श्मशान का वो रास्ता, वो अंधेरा और फिर वो आवाज, सूर्यकांत शर्मा जी की भी आवाज भारी हो चुकी थी। हवा अब स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। मोहक, विक्रम और रघु तीनों अब बिना पलकें झपकाए उनकी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा, रात की चुप्पी और गाढ़ी हो गई। पत्तियां हिलती नहीं थी, पेड़ सांस ले रहे थे और जमीन में अजीब सी नमी थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रास्ता संकरा और दाईं ओर टूटी हुई दीवारों के बीच बिखरी राख शमशान भूमि का सूखा सच। वहां कोई दिखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन मेरे कदम खुद धीमे पड़ते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर अचानक वो आवाज आई, लक्ष्मीकांत। कहां से आई आवाज? क्या वो मोहिनी थी? बाई ओर उस बरगद के पेड़ से, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, उस रस्सी पर कोई बैठा था। शक नहीं रहा, वही नीली साड़ी, वही झुके हुए कंधे, वही लंबे खुले बाल। वो मुझे देख रही थी, आंखें एकटक मेरी ओर। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना मुस्कान, ना आंसू, बस ठहराव। मैंने धीमे से कहा, मोहिनी, मैं आ गया। बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन मैं आया तो सही। बहुत देर कर दी सूर्यकांत। मैं अब यहां नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, रात दर रात, परसों तक। आप डर गए क्या?